नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनका जो एनालिसिस हो रहा है और उन एनालिसिस के बेस्ड पर जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड, उनको लेकर के साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जिन जिन टॉपिक से पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर के ये आपका मॉडल टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहले हम 4 मॉडल टेस्ट लगा चुके हैं और ये हमारा 5वां मॉडल टेस्ट है, जहाँ पर आज हम लोग 25 क्वेश्चन जीके के डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिल्कुल भी समय को बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पूछा गया था रिसेंटली पिछले वाले उसमें पेपर में, क्वेश्चन क्या था, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, यानी जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर वात्स्यायन है, विशाख दत्त है, विष्णु शर्मा है या वारे मेहर है। तो जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत में एक ऐतिहासिक नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के में चढ़ाई के बारे में बताता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है ये किसके शासनकाल के समय लिखा गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ऐतिहासिक प्रमाणिकता कुछ हद तक शास्त्रीय हेलेनिस्टिक यानी यूनानी मतों के अनुसार इतिहास की इस अवधि के विवरण के अनुसार समर्थित है। द वायलेंट रूल ऑफ नंद यानी नंद का जो अत्याचारी शासन था और किस तरीके से चाणक्य की मदद के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके शासन को समाप्त किया, ये सारी आप अगर पूरा देखना चाहेंगे तो मौर्य साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, ठीक है, सिकंदर पर विजय किस प्रकार से प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें आपकी मुद्रा राक्षस में लिखी गई हैं जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है या फिर आपका उत्तराखंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये आपके भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड की बात किस आर्टिकल में की गई है। यूनिवर्सल सिविल कोड की जो बात है वो किस आर्टिकल में की गई है आपको बताना है। तो ये की गई है आर्टिकल नंबर 44, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, समान नागरिक संहिता एक देश एक संहिता की अवधारणा पर आधारित है जो सभी धर्म समूहों पर लागू होती है। इसके अनुसार क्या है, जो संविधान का जो भाग 4 है इसमें आर्टिकल नंबर 44 विशेष रूप से समान नागरिक संहिता शब्द का उल्लेख करता है। इसमें ये कहा गया है जो राज्य भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सुसंगत नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चूंकि 2019 में पहली याचिका राष्ट्रीय एकीकरण और लैंगिक न्याय समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी के गठन की मांग के लिए दायर की गई थी, लेकिन फिर बाद में इसको विवादित मान करके अभी भी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। आर्टिकल 45 में क्या है, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच बनाई जाए, ये आर्टिकल 45 में है जो कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, फिर बाद में इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, आर्टिकल 21 में ए में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये मौलिक अधिकार भी है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों में आता है। आर्टिकल 46 ये समाज में SC ST जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधानों की बात करता है। और आर्टिकल 47 ये उन निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो राज्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है। ये आर्टिकल नंबर 47 के लिए में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 3 हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उसके नृत्य के साथ सुमेलित नहीं है। तो जो माधवी मुदगल हैं उड़ीसी नृत्य हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपके शाश्वती सेन है भरतनाट्यम से संबंधित हैं, बिल्कुल नहीं है। नंदिनी सिंह कथक की हैं, बिल्कुल है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कौन सी जो नृत्यिका हैं या नर्तक हैं वो उनके नृत्य से सम्मिलित नहीं है। तो जो सरस्वती सेन है ये भरतनाट्यम से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। माधवी मुदगल उड़ीसी से, नंदिनी सिंह कथक से, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प जो 2 है वो हमारा गलत है, क्योंकि सरस्वती सेन कथक की प्रमुख भारतीय प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर जो सरस्वती सेन लिखा ये भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, ये भरतनाट्यम की ना होकर के किससे जुड़ी हुई है, कथक से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जबकि सरस्वती सेन कथक की कलाकार हैं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि कौन से जो आपके कलाकार किस नृत्य या किस कला से जुड़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है। अर्चना कामत, लवलीना बोर्गन, सभी लोग जानते हैं फेमस बॉक्सर कौन है, लवलीना बोर्गन है। तो ये आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लवलीना बोर्गन ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो कि 69 किलोग्राम वर्ग से खेलती हैं। वह 23 साल की हैं और असम के गोलघाट जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टर वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
इस जीत के साथ वह क्रमशः 2008, 2012 ओलंपिक में विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम के कांस्य पदक के बाद ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली तीसरे मुक्केबाज बन गई हैं। और यहाँ पे जो अगला एक प्लेयर थी अर्चना कामत, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और एक ये टेबल टेनिस के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह कर्नाटक की पहली महिला खिलाड़ी हैं। 2014 में उन्हें भारत की टेबल टेनिस टीम में शामिल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्चना कामत है कहाँ से जुड़ी हैं, टेबल टेनिस से जुड़ी हैं। इंडियन टीम में कब उनको ऐड किया गया, 2014 में उनको ऐड किया गया। वह उस वर्ष बाद में टीम एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए ITTF वर्ल्ड कैडेट चैलेंज में चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय थी। वह टीम रजत पदक यानी सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय थी और उन्हें ITTF फेयर प्ले ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था करीब वो अर्चना कामत को, ठीक है दोस्तों। तो हिमा दास ये आपकी रनर हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर आप इंडिया की अगर मैप की बात करेंगे, इस प्रकार का कुछ इंडिया का मैप होता है, इस प्रकार से थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका पड़ता है भूटान, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस साइड चले जाओ तो यहाँ पड़ता है म्यांमार आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है म्यांमार का कौन सीमा साझा नहीं करता, तो वहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब राज्य हैं, ठीक है। लेकिन सिक्किम राज्य पड़ता है यहाँ भूटान के पास में, यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य पड़ता है। तो सिक्किम राज्य कहीं से भी आपका म्यांमार से टच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अगर हम म्यांमार की सीमा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यानी हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो ये आपके थे आत्माराम पांडुरंगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 यानी 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र प्रकाशित किया जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि प्रार्थना समाज के समय कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, सुबोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ। वीरे सलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद जो कि आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप दोबारा से रिकॉल करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा कब की गई, 1867 ईस्वी में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे बात की जा रही है सेकंड, विच इज़ द सेकंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेट आपका महाराष्ट्र है, जहाँ पे यूपी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने डाटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो इतनी है। लेकिन अब अगर जो वर्तमान में डाटा देखा जाए तो लगभग 140 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है ये डाटा आपका, ठीक है। और महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र राज्य के लिए 55% जनसंख्या ग्रामीण है और 45% शहरी है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू धर्म है, जबकि मुसलमानों की संख्या 11.5% है। महाराष्ट्र में जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं, जो कि अगर नेशनल से बात करेंगे 943 से कम है। साक्षरता दर बढ़कर यहाँ पे 83.2% हो गई है, जिसमें जो पुरुषों की साक्षरता दर 79.82 है और महिलाओं की साक्षरता दर 75.48% है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। जो लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो लावड़ी नृत्य ये भी महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहला अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे और प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि बात नहीं की गई कि किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो अभी तक जो एक्चुअल डाटा है वो 2011 की जनगणना के बाद जो 2021 में जनगणना होनी है 10 साल बाद, उसका भी एक्चुअल डाटा नहीं आया है। फिर भी अगर हम बात करेंगे पुरानी डाटा के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है चाइना,
सेकंड नंबर पे आपका आता है इंडिया और थर्ड नंबर पे आपका आता है यूएसए। लेकिन अगर जो नया डाटा अगर आ जाएगा तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पर पहुँच जाएगा, चाइना सेकंड पर। तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा इंडिया, सेकंड पे आपका हो जाएगा चाइना, थर्ड पे आपका यूएसए। तो अगर हम पुराने डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो तीसरे नंबर पर आपका आएगा यूएसए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ सबसे बड़े देश चीन और भारत हैं, ये पूरा डाटा मैंने जो आपको बताया वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा का उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है? जी नहीं, लोकसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, यानी स्पीकर। लोकसभा क्या होते हैं? स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? सबसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, सबसे जो पहली परत होती है इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस प्रकार से अलग अलग डिस्टेंस के आधार पर, अलग अलग जो कंडीशंस के आधार पर एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे अगर ठंडी वायुमंडलीय परत की बात करेंगे तो वो आपका आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो बादल वगैरह होते हैं, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, वो आपकी घटती हैं किसमें? क्षोभ मंडल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसकी? आयन मंडल की, तो यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यहाँ पे सब सारी उससे जुड़ी हुई जानकारी दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। आयन मंडल है, मध्य मंडल सीमा से लगभग 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल होता है उससे लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, कि हर व्यक्ति बैंक से, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके, इसलिए फ्री खाते भी खुलवाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ये आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, उनके द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो आपकी पौधे की कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी खुद की आत्मकथा तुज़-ए-जहांगीर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। और यहाँ पर नाम में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जहांगीरी लिखा है, तो डेफिनेटली कौन होंगे? जहांगीर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं इनकी जो, इसको जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है, किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीरनामा का पहला महत्वपूर्ण मुद्रित संस्करण सैयद अहमद द्वारा 1863 में गाजीपुर में छपा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए विश्वविख्यात हैं? तो जगजीत सिंह है, ये बहुत ही बढ़िया गज़ल गाते हैं, ये आपको ध्यान है। जगजीत सिंह, जगजीत से आप कर लो गज़ल, जगल गज़ल, गज़ल गज़ल। ठीक है, तो जगजीत सिंह किससे जुड़े हुए हैं? गज़ल गायन से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, मकर संक्रांति भारत के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मकर संक्रांति है, ये आपकी फसल कटाई का त्यौहार है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जब सूर्य या मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। और अब देश के अलग अलग भागों में जो आपके फसल कटाई के त्यौहार हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो लोहड़ी है ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। खिचड़ी बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पतंग महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। लेकिन हैं सबके सब ये मकर संक्रांति वाले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, उसी के कंपैरिजन में ये उपनाम है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तकनीकी संगठन का मुख्यालय शहर में, इसी शहर में है। कहाँ पर? आपका बेंगलोर में। ठीक है, और मतलब काफ़ी आपकी डिजिटलाइज अगर IT सेक्टर की बात करेंगे वो आपका बेंगलोर है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। शीश महल जिसको बोलते हैं ग्लास फोर्ट, ठीक है, ये महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा निर्मित था और ये पूछा गया किस शहर में स्थित है। तो ये आपके पटियाला, पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब हरियाणा में पड़ता है आपका पटियाला। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शीश महल है पटियाला, पंजाब में पड़ता है। दर्पणों का महल का निर्माण मुख्य मोती बाग महल के पीछे महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रवासियों द्वारा, प्रवासी मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश के लोग होते हैं, मतलब जो दूसरे देश में हमारे देश के ही लोग क्या कर रहे, कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए, मतलब कि कहने का मतलब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और आप इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन आप USA में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से पैसे कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे होंगे। तो ये पैसा जब आप वापस इंडिया भेजते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रेषण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर ये होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए, पायरोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो जो द्वैत शासन था ये लगभग जो 1919 का जो अधिनियम था उसमें आया था, लेकिन फिर इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन आपको मेन चीज़ इतनी ध्यान रखनी है कि कब इसको हटाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वथनांक के आधार पर दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपने जैसे अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जो कच्चा तेल होता है आपका, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है, इस कच्चे तेल में क्या होता है? पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें जुड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, जब कच्चे तेल को यहाँ पे, कच्चा नहीं लिख दिया मैंने, कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल, तो कच्चा तेल जब यहाँ पे डाला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसको जब इसका आसवन किया जाता है, ठीक है, आसवन किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर, तो क्या होता है अलग अलग लिक्विड हमको इसमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि है इसको आसवन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आज के बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? ये आपका किया गया था 1984 में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, भारत की पारिवारिक अदालतों ने भारत के पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत स्थापित की है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है? विवाह और पारिवारिक मामलों में संबंधित विवादों के सुरक्षित और त्वरित निपटान के लिए पारिवारिक अदालतों का स्थापना करना था, जिससे शादी वगैरह के जो वाद विवाद होते हैं उनको जल्दी तरीके से निपटाया जा सके। इस अधिनियम में 6 अध्याय और 23 धाराएं, ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। स्थापना 1984, अध्याय कितने हैं? 6, और धाराएं कितनी हैं? 23 धाराएं, ठीक है। तो ये थे पारिवारिक अधिनियम, और कब लागू किया था? 1984 में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेशन या बोल सकते हैं आप मॉडल पेपर 5 के। डेफिनेटली इस वाली वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा, और आगे भी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस लगातार कंटिन्यू तरीके से देखते रहिए, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं डेफिनेटली नई वीडियो लाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।